जब मैं अपने 8 मंथ स्कैन के लिए डॉक्टर के पास में गई तो उन्होंने बोला कि हिमानी, हो सकता है तुम्हारा बेबी सी सेक्शन के थ्रू हो, क्योंकि तुम्हारे बेबी का वेट ऑलरेडी 3.5 केजीज हो चुका है और अभी एक पूरा महीना बाकी है। उन्होंने मुझे समझाना चाहा कि जो आजकल की लाइफस्टाइल में विमेन जो मेरी तरह सिटिंग जॉब्स में काम करती हैं, उनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं कि वो एक हैवी बेबी को ईजिली नॉर्मली डिलीवर कर सके। कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस हैं। आई वॉज रियली अपसेट हेयरिंग दिस, क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी के बहुत पहले से ही एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करती आ रही थी। तो फिर कैसा रहा मेरा बर्थिंग एक्सपीरियंस? ऑन 29 सितंबर जब रात को 11 बजे मुझे लेबर पेन शुरू हुए, मैं उनको पेन्स भी नहीं बोलूँगी, दे वर लाइक जस्ट माइल्ड डिस्कम्फर्ट। 1 घंटे बाद में जब मैंने हॉस्पिटल जाके नर्स को चेक कराया, I already had 6 centimeter cervix dilation. A woman is ready for childbirth on 10 centimeter cervix dilation and I only had 4 more to go. जब मेरा cervix dilation 10 सेंटीमीटर हो चुका था एंड व्हेन आई वॉज ऑन द लेबर टेबल, मैं डॉक्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रही थी, लाइक जनरली ये फेस कितना लंबा चलता है और मैं बेबी को कैसे पुश कर सकती हूँ, और भी कई क्वेश्चन। थोड़ी देर बाद में डॉक्टर ने बोला कि यूजुअली इस फेस पे या तो विमेन हम पे चिल्ला रही होती है या फिर वो रो रही होती है एंड इनफैक्ट हमको गालियां भी पड़ती है, पर क्वेश्चंस पूछे जाना एंड दैट टू दिस कामली, ये तो हमारे लिए भी नया है। अपनी डिलीवरी के 2 दिन बाद में जब मैं वापस से हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे 2 नई नर्सेज ने मुझे अटेंड किया। उन्होंने बोला कि यार, हमने सुना आप अपने लेबर प्रोसेस को लेके बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे और अपने लेबर पेन्स को लेके आप बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे। तब मुझे लगा कि अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं, इसका मतलब मैंने कुछ तो अलग किया है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेटिंग कैपेसिटी है पेन्स को लेके। मुझे मेरे लेबर पेन्स के दौरान जेन्युइनली इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने ऐसा किया क्या इस लेबर प्रोसेस को ईजी करने में, जिसके लिए बोला जाता है दैट इट इज़ लाइक ब्रेकिंग बोन्स और इट इज़ लाइक द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट ऑफ ए वुमेन्स लाइफ। वो प्रोसेस मेरे लिए ईजी हो गया। इस पूरी जर्नी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट जिसमें मैंने कुछ चीज़ें की इवन बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, सेकेंड पार्ट विल कवर फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड पार्ट में मैं आपसे वो स्पेशल चीज़ें शेयर करूंगी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया टू एम फॉर अ नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस। और लास्ट में मैं आपसे अपना बर्थिंग एक्सपीरियंस थोड़ी और डिटेल में शेयर करूँगी। जब मैंने हेल्दी प्रेगनेंसी और नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि राइट डाइट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, बट एक्सरसाइजेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एमिंग फॉर अ नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस। उसके अलावा ये आपका हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा रहेगा, दैट कैन हेल्प यू इन क्विक कंसेप्शन। उसके अलावा आपको एक और मेजर हेल्प मिलेगी। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, आप उन्हीं सब एक्सरसाइजेस को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी यूज टू हो चुकी है उन एक्सरसाइजेस को लेके। अगर आप प्रेग्नेंट होने के बाद में कोई नई एक्सरसाइज शुरू करते हो, दैट कैन पुट सम स्ट्रेन ऑन योर बॉडी विच कैन कॉज सम डिस्कम्फर्ट और सम कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। और इन्हीं सब एक्सरसाइजेस की वजह से आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स, बैक मसल्स इतनी स्ट्रांग और प्रिपेयर्ड रहेंगी, जो कि आपको एक नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगी एंड इनफैक्ट दे विल हेल्प यू इन क्विक रिकवरी ऑल्सो पोस्ट डिलीवरी। अब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सूर्य नमस्कार, 30 to 40 स्क्वाट्स एंड इनफैक्ट 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग भी अपने रूटीन के अंदर शामिल कर ली। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव डन बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। पार्ट 2 में मैंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया। इट बेसिकली कवर्स माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तब मैं अपने डॉक्टर से जाके मिली और मैंने उनसे अपने एक्सरसाइज रूटीन के बारे में भी डिस्कस किया। उन्होंने यही कहा कि अगर मैं ये एक्सरसाइजेस पहले से करती आ रही हूँ तो इनको कंटिन्यू करने में कोई भी हार्म नहीं है, इनफैक्ट इनके मुझे बेनिफिट्स ही मिलेंगे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर इनको करने के दौरान मुझे कोई डिस्कम्फर्ट या फिर एग्जॉशन फील होता है, देन आई शुड टेक अ ब्रेक। जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया तब मुझे जेन्युइनली डर लगने लग गया कि यार, मैंने डिसाइड तो कर लिया है कि मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, पर
क्या मैं वो लेबर पेन्स को बर्दाश्त कर पाऊंगी और कितनी इंटेंसिटी के साथ में आते हैं वो लेबर पेन्स। That's where I decided that I should start talking to other women regarding their birth experiences. और जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया, टू माई सरप्राइज मुझे उनके एक्सपीरियंसेस में कुछ पैटर्न्स दिखने लग गए। इन सब विमेन को मैं 3 कैटेगरीज में कंबाइन कर सकती हूँ। पहली कैटेगरीज में वो विमेन आती हैं जो कि मेरे फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं जो कि सिटीज़ में रहते हैं। उनमें से कुछ विमेन के जब लेबर पेन शुरू हो गए तो थोड़े घंटों बाद में उनको उनके बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप होने लग गई या उनके साथ में कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आने लग गई जैसे बीपी एक्सेट्रा, तो उनको सी सेक्शन करवाना पड़ा। कुछ वुमेन को जब लेबर पेन शुरू हो गए उसके कई घंटों बाद में उनको ऐसा लगा कि वो इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और बहुत एग्जॉस्ट भी हो रही हैं, तब उन्होंने एपिड्यूरल ले लिया। एपिड्यूरल वो इंजेक्शन है जो कि आपको स्पाइन में दिया जाता है और सी सेक्शन के टाइम भी आपको वही इंजेक्शन दिया जाता है और जिसकी वजह से आपके कॉन्ट्रैक्शंस सॉर्ट ऑफ पेनलेस हो जाते हैं। तो इनसे बात करने के बाद में जो टेक अवे मुझे मेरे लिए एप्लीकेबल लगा वो ये था कि जब आपके लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और जब तक आपका बेबी बर्थ के लिए रेडी होता है उस दौरान भी ऐसी कई चीज़ें हो सकती है जो कि आपकी नेचुरल बर्थ प्लान पे क्वेश्चन मार्क ला सकते हैं और इस चीज़ को मुझे और समझने की ज़रूरत है। और सेकंड कैटेगरी में वो वुमेन आती है जिन्होंने अपनी डिलीवरीज के दौरान एक ट्रेंड शिफ्ट देखा है, जहाँ पे उनकी अर्लियर डिलीवरीज घरों पे हुई थी और लेटर डिलीवरीज हॉस्पिटल में हुई थी, क्योंकि शायद उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया था हॉस्पिटल बर्थ्स को एनकरेज करने के लिए। उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब उनकी डिलीवरीज घर पे हुई थी तब उनको लेबर प्रोसेस इतना पेनफुल नहीं लगा था जब उनकी लेबर्स हॉस्पिटल्स में शुरू हुए थे। तो ये एक चीज़ मुझे भी मेरे लिए एप्लीकेबल लगी कि यार मेरी डिलीवरी भी हॉस्पिटल में होनी है और ऐसी क्या चीज़ है जो कि वुमेन के घर पे बर्थ एक्सपीरियंस को हॉस्पिटल के बर्थ एक्सपीरियंस से अलग कर रही। थर्ड कैटेगरी में वो वुमेन आती हैं जो मुझसे 2 जनरेशन पुरानी हैं, लाइक माई ग्रैंड मदर्स। उन्होंने खुद ने ही कहा कि यार हम लोग खेतों का काम करते थे, घरों का काम करते थे, गाय भैंसों का काम करते थे और शायद इसी वजह से हमारी बॉडीज़ इतनी स्ट्रांग रहती थी कि हमें लेबर प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता था। और शायद यही रीज़न है कि हमारे 4, 6, 8, 12 बच्चे तक हो जाया करते थे। तो यहाँ से टेक अवे मुझे यही लगा कि शायद एक एक्टिव लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है एक नेचुरल बर्थ प्रोसेस को ईजी बनाने में, और इस जगह पे मैं राइट ट्रैक थी क्योंकि इस चीज़ को मैं शुरू से ही अडेप्ट करने की कोशिश कर रही। और अब मैंने पहले क्वेश्चन के बारे में और समझना शुरू किया कि जब आपके लेबर पेन शुरू होते हैं, बेसिकली जब आपका सर्विक्स डायलेशन 0 से बढ़ना शुरू होता है और जब आप बेबी बर्थ के लिए रेडी हो जाते हो जहाँ पे आपका सर्विक्स डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है, इस दौरान क्या क्या होता है और ये फेज़ क्या है। सो ये फेज़ 1 ऑफ लेबर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बेबी के केस में ये 8 से 18 घंटे तक चल सकता है। अब आप इस बारे में सोच के देखिए कि अगर किसी पेनफुल प्रोसेस से आपको 8 से 18 घंटे तक गुजरना पड़ रहा है तो शायद इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। आपकी हिम्मत जवाब दे सकती है, कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तब मेरे सामने एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इस फेज़ को थोड़ा आसान बना सकती हैं। जब मैंने गूगल करना शुरू किया इस बारे में तो मुझे इतनी हाई होप्स नहीं थी, बट अगेन टू माई सरप्राइज मुझे एक बहुत ही आसान टिप दिखाई दी। ईटिंग 60 to 70 grams ऑफ डेट इन योर लास्ट 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ऐसी तो हज़ारों टिप्स मिलती रहती हैं, कितनी इफेक्टिव है ये टिप। तो आपको इसके रिजल्ट्स मैं एक क्लिनिकल ट्रायल जो इसी चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली किया गया था उसके थ्रू बताऊंगी। तो क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ के बारे में और बताऊंगी कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं उसके पीछे ऑक्सीटॉक्सिन नाम के एक हार्मोन का हाथ होता है। जब आपके लेबर प्रोग्रेस करते हैं उसके साथ साथ में ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स की। अगर क्लिनिकल ट्रायल में एक्स नंबर ऑफ वुमेन ने पार्टिसिपेट किया तो उसमें से आधी वुमेन्स को डेट्स नहीं दिए गए थे और आधी वुमेन को डेट्स दिए गए थे।
जिन विमेन को डेट्स नहीं दिए गए थे उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 41% ऑफ विमेन को एक्सटर्नल ऑक्सीटॉसिन हार्मोन के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी उनके लेबर प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए। और जबकि जिन विमेन को डेट्स दिए गए थे उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 94% ऑफ विमेन को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी एक्सटर्नल ऑक्सीटॉसिन हार्मोन सपोर्ट की। सेकेंड रिजल्ट, जिन विमेन को डेट्स नहीं दिए गए थे उनमें से तकरीबन 47% ऑफ विमेन को ऑक्सीटॉसिन हार्मोन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी उनके लेबर फेज 1 को स्पीड अप करने के लिए। और जबकि जिन विमेन्स को डेट्स दिए गए थे उसमें से सिर्फ 5% विमेन को ही एक्सटर्नल ऑक्सीटॉसिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ी उनके लेबर प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि फ़र्क क्या पड़ता है अगर ऑक्सीटॉसिन हार्मोन आपकी बॉडी नेचुरली जनरेट कर रही है या फिर आपको एक्सटर्नली दिया जा रहा है। दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए और वही कॉन्ट्रैक्शंस रिस्पॉन्सिबल है पेन्स के लिए। फ़र्क पड़ता है जब आपकी बॉडी नेचुरली ऑक्सीटॉसिन जनरेट करती है, आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स नाम की एक चीज़ भी जनरेट करता है। अब क्या है ये एंडोर्फिन्स? Endorphins are 10 times more powerful than the very famous morphine drug. आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली आपके कॉन्ट्रैक्शंस के पेन के सेंसेशंस को कम करने का कुदरती उपाय मौजूद है। और जब आपको ये एक्सटर्नल ऑक्सीटॉसिन हार्मोन दिया जाता है उस समय वो एंडोर्फिन्स ऐसे रिलीज नहीं हो पाते हैं और जिसकी वजह से आपको आपके लेबर पेन्स बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में फील होते। अब यहीं पर ही मुझे मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी मिल गया कि ऐसी वो क्या चीज़ है जिससे विमेन का घर पे बर्थ एक्सपीरियंस थोड़ा इजी रह रहा है बजाय एक हॉस्पिटल में बर्थ एक्सपीरियंस का। उसका आंसर यही है, एक्सटर्नल ऑक्सीटॉसिन हार्मोन सपोर्ट। अब मेरी डिलीवरी राजस्थान में हुई थी और मुझे वहाँ के हॉस्पिटल्स का ये आइडिया है कि वहाँ पे नर्सिस या डॉक्टर्स कॉमनली ये ऑक्सीटॉसिन शॉट विमेंस को दे देते हैं और इसकी वजह से उनका जो फेज 1 ऑफ लेबर है वो कट शॉर्ट हो जाता है और उसकी वजह से वो कई कॉम्प्लिकेशंस भी अवॉइड हो जाती हैं, पर उनको उनके लेबर पेन्स बहुत इंटेंसिटी के साथ में फील होते हैं। अब मुझे बाकी की सिटीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मुझे वहाँ की नॉलेज है, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे इस शॉट को देने का क्या प्रोटोकॉल है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी। तो मैंने अपनी लास्ट के 3rd ट्राइमेस्टर में सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों को कंटिन्यू किया। पहला, मैंने वो सभी एक्सरसाइजेस अभी भी कंटिन्यू करी और दूसरा, लास्ट के 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में मैंने 3 मजूल डेट्स रोज़ खाए। ये वो मजूल डेट्स हैं जो कि कुछ आर्टिकल्स में सजेस्ट किए गए थे और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अब इन सब चीज़ों से मुझे क्या फ़ायदा मिलना चाहिए था? पहला ये कि मेरा लेबर प्रोसेस जो कि 8 से 18 घंटे तक फेज़ 1 चलता है और फेज़ 2 लगभग 2 घंटे तक चल सकता है, मेरे लिए ये छोटा हो जाता। और दूसरा, मेरे लेबर पेन्स अच्छे से प्रोग्रेस करते और जिसकी वजह से मुझे एक्सटर्नल ऑक्सीटॉसिन हार्मोन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और जिसकी वजह से मेरे लेबर पेन्स मुझे इतनी इंटेंसिटी के साथ में बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। और एट द एंड इन सब चीज़ों की वजह से मेरा नेचुरल बर्थ प्रोसेस मेरे लिए ईजी हो सकता था। ऑन 29 सितंबर रात को 11 बजे के आसपास मुझे मेरे लेबर पेन शुरू हो गए थे। शुरुआत में वो सिर्फ माइल्ड डिस्कम्फर्ट थे। लगभग 1 घंटे बाद में जब मैंने हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया तो मेरा सर्विक्स डायलेशन ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर हो चुका था। तब नर्स ने मुझे ड्रिप लगाने की कोशिश करी तो मुझे डर लगा कि कहीं इस ड्रिप में वो मुझे ऑक्सीटॉसिन का इंजेक्शन ना दे दे। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे हाँ किया और बोला कि इसकी वजह से मेरा लेबर फेज जो है वो छोटा हो जाएगा। मैंने उनको बताया कि मैं अपने लेबर पेन्स को जितना नेचुरली हो सके वैसे प्रोग्रेस करते देखना चाहती हूँ, तो उन्होंने इस बात के लिए एग्री कर लिया। लगभग 3-3:30 बजे तक मेरे लेबर पेन्स की इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ गई थी, पर तब मुझे एकदम से नॉजिया और थोड़ी ब्लीडिंग भी हुई और तब मैंने जाके दोबारा चेकअप करवाया। तब तक मेरा सर्विक्स डायलेशन 8 सेंटीमीटर हो गया था। नर्स ने फिर से मुझे ड्रिप चढ़ाने की कोशिश करी। फिर से मैंने उनको यही बोला कि अगर आपको कोई अर्जेंसी या मेडिकल नेसेसिटी नहीं दिखाई दे रही है तो मैं इस इंजेक्शन को अवॉइड करना चाहती। लगभग 4 बजे के आसपास मेरे लेबर पेन्स की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई थी और उस टाइम पे एक वीक मोमेंट ऐसा भी था जब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं डॉक्टर से बात करके अब एपिड्यूरल ले लूँ क्या।
तब मैंने जाके इस चीज़ के लिए इंसिस्ट किया कि अब आप डॉक्टर को बुला लीजिए और अब मुझे एक बार पर्सनली उनसे बात करनी है। लगभग 4:30 बजे के आसपास जब डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे चेक किया, आई वॉज ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर डायलेटेड एंड रेडी टू गिव बर्थ टू माई बेबी। 5 बजे के आसपास आई गेव बर्थ टू माई बेबी गर्ल। मुझे मेरे बेबी गर्ल के बर्थ से तो खुशी थी, पर मुझे इस बात की भी बहुत खुशी थी कि जिस नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं इतने टाइम से इतने एफर्ट्स लेती आ रही हूँ, वहाँ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जो फेज़ 1 लेबर का 8 से 18 घंटे तक लेता है और फेज़ 2 जहाँ पे आप अपने बेबी को बर्थ देते हो जो 2 घंटे तक ले सकता है, ये दोनों ही फेजेस मेरे में सिर्फ 6 घंटे में ख़त्म हो गए। और अब इस वीडियो के एंड में क्या टेक अवेज हैं आपके लिए। पहला ये कि अगर हो सके तो आप अपनी प्रेगनेंसी के पहले से ही एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए। दूसरा ये कि अगर आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर से जाके बात कीजिए कि क्या आप वो एक्सरसाइजेस अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा ये कि अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट 6 to 7 वीक्स में आप 60 to 70 ग्राम्स ऑफ डेट्स राइट कैटेगरी के चूज करके ज़रूर खाएं। और चौथा ये कि आप अपने डॉक्टर से क्लियरली इस बारे में बात करें कि आप एक नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस चाहते हैं जहां पे ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शंस को जितना हो सके उतना अवॉइड किया जा सके। अगर उनको कोई मेडिकल नीड या नेसेसिटी दिखाई दे तो अलग बात है। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो आप मुझे वो ईमेल भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। दोनों की ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आपके पास में भी ऐसी कोई टिप्स हैं जिसने आपको आपके बर्थिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प किया तो प्लीज़ हमसे वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, क्योंकि हो सकता है उन चीज़ों की वजह से किसी और वीमेन को बहुत हेल्प मिल जाए। नमस्ते।